संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन, मणिपुर की घटना पर हो सकता है हंगामा। सरकार ने कहा हम चर्चा करने को तैयार। एनडीए की 2024 में हैट्रिक की तैयारी, 338 सांसदों के बनाए 10 ग्रुप। पीएम मोदी खुद रोजाना लेंगे फीडबैक। आजाद समाज पार्टी का जंतर मंतर पर धरना, चंद्रशेखर पर हुए हमले, सुरक्षा को लेकर धरना। आरएलजे प्रमुख जयंत चौधरी प्रदर्शन में होंगे शामिल। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने वाले 2 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 4 अरेस्ट। चुराचांदपुर में प्रदर्शन जारी, सुप्रीम कोर्ट बोला सरकार ले एक्शन। चंद्रयान 3 ने चौथी बार बदली ऑर्बिट, एक बार और कक्षा बढ़ाने के बाद निकलेगा चांद की तरफ। 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा लैंडर। 22 राज्यों के 235 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, 19 जुलाई तक भारी बारिश से 747 मौतें। महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड से 48 घर तबाह, 16 मौतें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो दिल्ली से आम जानकारी आपको हम बताते हैं। संसद की कार्यवाही का आज दूसरा दिन है। 11 बजे से शुरू होगी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। कल कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया था। मणिपुर की घटना को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया था। विपक्ष दोनों सदनों में मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा है। आज मणिपुर की घटना पर चर्चा कराई जा सकती है। पीयूष गोयल ने कल ही कहा था हम चर्चा को तैयार हैं। आज भी कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होने के आसार हैं। तो आज भी कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होने के आसार हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मणिपुर को घटना को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया था। तो मणिपुर की घटना को लेकर विपक्ष ने किया था हंगामा और विपक्ष दोनों सदनों में मणिपुर पर चर्चा करने को कह रहा है। आज मणिपुर की घटना पर चर्चा कराई जा सकती है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मणिपुर की घटना पर आज हो सकती है चर्चा। पीयूष गोयल ने कल ही कहा था कि हम चर्चा को तैयार हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज भी कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होने के आसार है। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली से खबर, संसद की कार्रवाई का आज दूसरा दिन है और 11 बजे से शुरू होगी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई। तो 11 बजे से कार्रवाई शुरू होने की बात सामने आई है। कल कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया था और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। वहीं मणिपुर की घटना को लेकर विपक्ष ने किया था हंगामा। तो मणिपुर की घटना को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया था। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और उपराज्यपाल लालजी टंडन की पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनाते हैं। आगे बढ़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय लालजी टंडन जी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से मैं उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय लालजी टंडन जी की यात्रा वास्तव में शून्य से शिखर की यात्रा है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता, पार्षद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, प्रदेश सरकार में मंत्री, सांसद के रूप में और राज्यपाल के रूप में बिहार और मध्य प्रदेश में अपने अनुभव, अपनी योग्यता का परिचय देकर के स्वर्गीय श्री लालजी टंडन जी ने जो लाभ प्रदेश और उन सभी राज्यों को दिया जहां पर उन्हें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, वह उल्लेखनीय है और वहां पर व्यवस्था के लिए एक उदाहरण भी है।
हर एक कार्यकर्ता को आत्मीयता के साथ जोड़ने के साथ ही लखनऊ के साथ तो उनका एक बहुत ही आत्मीय संबंध था। उस आत्मीय संबंध को लोग आज भी स्मरण करते हैं। हर जाति, हर मत, हर मजहब के लोगों के साथ उनका संवाद और उन लोगों को उनका जो प्यार और सम्मान प्राप्त होता था वो अद्भुत है। आज वे हमारे बीच में नहीं है। उनकी आज तीसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं प्रदेश शासन की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद सभी तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन की पुण्यतिथि के मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लखनऊ के भीतर की तस्वीरें हैं। और अगली खबर आपको हम बताते हैं जहां पर आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन था, लेकिन अभी खबर सामने आ रही है कि हंगामे के चलते एक बार फिर से आज भी कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। कल भी कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित हो गई थी। आज भी ये जानकारी सामने आई है कि स्पीकर ने सभी को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन मणिपुर के सवाल को लेकर अब संसद में बवाल नजर आ रहा है और लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। यह आम खबर, हंगामेदार रहा आज का भी दिन। शुरू होते ही कार्रवाई को स्थगित किया गया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो मणिपुर के सवाल को लेकर संसद में जोरदार बवाल नजर आ रहा है। यह अहम खबर आपको हम बता दें, मणिपुर के सवाल पर संसद में बवाल, लगातार हंगामा किया जा रहा है मणिपुर की घटना को लेकर, जिसके चलते जानकारी है कि स्थगित हो गई है कार्रवाई। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, हालांकि अभी ही शुरुआत हुई, लेकिन क्योंकि हंगामा इतना जोरदार विपक्षों की ओर से किया जा रहा था कि लगातार इसे स्थगित किए जाने की खबर सामने आ रही है। सरकार की तरफ से मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से आग्रह करता हूं, बताइए। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है। और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर से मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूं और मणिपुर की घटना को प्रतिपक्ष भी गंभीरतापूर्वक ले। चर्चा नहीं करना चाहते, आप वाद विवाद नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, आप देश की जनता चाहती है सदन चले, मुद्दों पे चर्चा होगी, उससे समाधान होगा, नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। सरकार तैयार है चर्चा के लिए, आप कहते नहीं हो। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित हो गई है। अहम खबर आपको बता दें, मणिपुर के सवाल को लेकर लगातार संसद में जोरदार बवाल नजर आ रहा था। फिलहाल 12 बजे तक के लिए कार्यवाही के स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। मणिपुर को लेकर लगातार यहां पर जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा था। विपक्ष के जोरदार हंगामे के चलते फिलहाल 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो विपक्ष के जोरदार हंगामे के चलते यहां पर जमकर बवाल हुआ। मणिपुर के सवाल पर संसद में जोरदार बवाल देखने को मिला है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। 23-24 के संबंध में समिति के लोकसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर, जहां विपक्ष के जोरदार हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित हो गई है। 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। मणिपुर के सवाल को लेकर जोरदार हंगामा और बवाल भीतर देखने को मिला है। लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब हम आपको राज्यसभा के भीतर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है और राज्यसभा से तस्वीरें नजर आ रही हैं। One, statute of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023 promulgated by the President of India on 19th of May 2023 and consideration, please, please let me, are you, can't you have some decorum? Can't you have some decorum on this? On, please take your seat. Take your. Please take your seat. Please take your seat. He was Dr. Keshav Rao wants to raise a point of order. Take your seat. Take your seat. I allow him. Please take. Let there be order in the house. Let there be order in the house. Please take your seat. Please take your seat. Honorable members, I have said on number of occasions, this house, one second sir, take your seat. I give time to everyone in accordance with rules. This house is the upper house. This house is the house of elders. Our conduct is being watched by more than 1.3 billion people. We have to exemplify our conduct so that we can be appreciated. Can you keep quiet for a moment? It has become your habit to rise and raise a point. I give time every time. It is not a public street. It is not a platform. Keep your silence, please. No. Dr. Keshav Rao. Dr. Keshav Rao. What is Gaya Samadhi? Read Constitution, get guidance, get enlightened, so that people do not laugh at us. What is unconstitutional is not in a word. That is why you need to study, Dr. Keshav. One second. Sam, I am seeking only a clarification, not a point of order. One second. What is your point of order? Clarification is, when only yesterday, No, you are clarification from the chairman over the subject that we are taking up. The clarification is, if a court takes up the issue which the House is discussing, do we allow? That is, I am leaving it to you. One second. Honorable members, I need to inform you that Dr. Keshav has raised a good issue. And the issue is that if a matter is pending before a court of law, should this House be considering? Am I right? Again,
It has already taken up. That is the sub judice. Today, yesterday only, Okay. it has taken up and referred it to. I get your sub-bench. point. That is the Now, honorable members, the entire country has to be enlightened by us. The entire country has to get our message. What does the Constitution say on this? There is a constitutional prescription that puts a bar on discussion in the House in a very qualified manner. I had the occasion to give my ruling on a point of order that this House is entitled to discuss everything under the plenary with one restriction, and that restriction, honorable members, is germane to the issue Dr. Keshav raised, and that is Article 121. It is for this House to generate light all around. It is for this House to clear the confusion, to clear the cloudy weather. And Article 121 says restriction on discussion in Parliament. Am I clear, sir? So the only restriction generated in the Parliament has been given to us by our founding fathers, and that is no discussion. No discussion. Raghav Chadha, listen to it. You need to understand. No discussion, honorable members, no discussion shall take place in Parliament. No discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any judge, with respect of the Supreme Court or of the High Court, in the discharge of its duties of any judge, and that is also restricted. That can also be done. But there is another matter, and that is, except upon a motion for presenting address to the President praying for removal of the judge as hereinafter provided. Honorable member, one second. Let me conclude first. Let me conclude. Therefore, the concept of sub judice is totally misconceived. I know, sit down. Don't talk on an issue on which you are not prepared. No. Sir, honorable members, honorable Mr. Sanjay Singh, I may have to name you. Take your seat. I have not given you permission to rise. Mr. Chadha, you are not on your seat. No. Is it the conduct you learnt? No. Is it your conduct that you will travel all over the house? I can tell you, take your seat. Don't run down your reputation. Sit down. Mr. Tiwari, Pramod Tiwari has a point of order. Pramod ji, go ahead. ये लोग हल्ला कर रहे हैं वहाँ पे। रूलिंग पार्टी वाले क्यों खड़े हुए हैं? Pramod ji, what is your point of order? सर, मुझे बहुत विनम्रता के साथ, बहुत ही आदर के साथ आपसे कहना है Let there be order in the house. Take your seat. Take your आज seat. हम सभी ने, You can't पूरे behave, Raghav हम Chadha, like सभी a ने delinquent सर student. आपका You must ध्यान, learn to be decorous. Take Sir, your seat when others are speaking. That is the मैं- minimum requirement. Go ahead. बहुत ही विनम्रता से आप आग्रह करना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि किस तरीके से जोरदार हंगामा देखने को मिला है। एक तरफ जहां लोकसभा की कार्रवाई को फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो वहीं राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हो रहा है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ है याचिका। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात सामने आई है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। तो गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की बात सामने आई है, और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और दिल्ली से खबर है, मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात सामने आई है। तो दिल्ली से अहम खबर, मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात सामने आई। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ है याचिका। तो ये याचिका आदेश के खिलाफ है। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात सामने आई है।
और मोदी सरनेम मामले को लेकर सुनवाई की बात सामने आई है। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ है याचिका, ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से आम जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर सीमा हैदर मामले पर विदेश मंत्रालय की नजर है। पुलिस अफसरों ने विदेश मंत्रालय से बात की है। तो पुलिस अफसरों ने विदेश मंत्रालय से बात की और सीमा का भारतीय आधार कार्ड बनाने को लेकर भी जांच की बात सामने आई है। सीमा सचिन पर अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। अन्य धाराएं बढ़ी तो सचिन सीमा की जमानत रद्द होगी। मामले में आपको बता दें कि अब कई लोग एक्टिव हो गए हैं। सीमा का भारतीय आधार कार्ड बनाने को लेकर भी जांच किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मामले में ATS, IB और पुलिस जांच कर रही है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीमा का भारतीय आधार कार्ड बनाने को लेकर भी जांच होने की बात कही गई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और सीमा सचिन पर अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। तो सीमा सचिन पर अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। अहम खबर, अन्य धाराएं बढ़ी तो सीमा सचिन की जमानत रद्द होगी। तो यह अहम खबर लखनऊ से है। सीमा हैदर मामले पर विदेश मंत्रालय की नजर बनी हुई है। तो सीमा हैदर मामले पर विदेश मंत्रालय की नजर बनी हुई है। पुलिस अफसरों ने विदेश मंत्रालय से बात की है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मामले में ATS, IB और पुलिस अब जांच कर रही है। ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए भरत सेठी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। भरत, मामले में ATS, IB और भी कई अन्य विभाग एक्टिव हो गए हैं। पुलिस भी पूरे मामले में जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कई मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं सीमा और सचिन की, क्योंकि आधार कार्ड बनाने वाले मामले में भी जांच की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की यूपी ATS और IB की टीम लगातार पूछताछ कर रही है सीमा हैदर से और सचिन मीना से। और लगातार यही जानकारी को जुटाने में जुटी है कि आखिरकार यहाँ तक कैसे पहुंची और किस किसने उसका साथ दिया। फिलहाल आधार कार्ड के मामले की अगर बात करते हैं तो आधार कार्ड को लेकर सचिन मीना नेपाल गए थे। जो जानकारी मिल रही है, वहां से सचिन ने जो सीमा हैदर को आधार कार्ड दिया था और उसके बच्चों का जो आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनाया गया था। अब उसकी भी जो यूपी ATS तमाम टीम है वो जांच कर रही है कि आखिर आई कार्ड ये आधार कार्ड जो है वो किसने बनाया है, कौन इसके पीछे गिरोह लोग शामिल हैं। और ये भी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जब सचिन मीना नेपाल गया था तो सीमा हैदर के साथ वहां पे कोई अन्य शख्स भी था। तब ये सूत्र बता रहे हैं तमाम जो जानकारी है वो यूपी ATS की टीम लगातार बटोरने में लगी है। एक दिन 8-10 घंटे पूछताछ सीमा हैदर से की, सचिन मीना से की और उनके जो पिता है सचिन के नित्यपाल से की। लगातार जो टीम्स है वो पूछताछ कर रही है। तमाम जो टीम्स है सुरक्षा एजेंसियां वो लगातार निगरानी कर रही है। अब जो है ये गृह विभाग को जो टीम यूपी ATS की जो रिपोर्ट सौंपेगी, वहां पर जो पूछताछ हुई है उसमें वो सब जिक्र रहेगा कि क्या क्या सीमा हैदर से पूछताछ की गई है। फिलहाल सीमा हैदर को ISI से जुड़ा देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक ये पुख्ता सबूत कह सकते हैं कि यूपी ATS के हाथ में नहीं लगे है। सीमा हैदर आखिरकार पाकिस्तानी जासूस है कि नहीं, लेकिन तमाम जिस तरीके से भारत में आई, जिस तरीके से पाकिस्तान से दुबई या दुबई के रास्ते नेपाल, नेपाल के रास्ते भारत पहुंची, किन किन लोगों ने उसका साथ दिया, तमाम बार से क्वेश्चन किए गए, लेकिन वो यही सिर्फ कहती रही कि मेरे अपने प्यार की खातिर में यहाँ पे आऊँ, लेकिन कोई ना कोई साजिश ना हो। इसको लेकर तमाम जो एजेंसियां वो लगातार निगरानी कर रही है। आधार कार्ड को लेकर सीमा हैदर का आधार कार्ड और उनके 2 बच्चों का आधार कार्ड किसने बनाया फर्जी तरीके से, क्योंकि इसलिए बनाया गया सचिन मीना नेपाल लेके इसलिए गया कि सीमा को उत्तर प्रदेश या भारत में जो एंट्री है उसमें कोई दिक्कत ना हो। तमाम तरीकों से अब जांच चल रही है और जल्द ही अगर जांच सामने आती है तो सीमा हैदर और सचिन मीना की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं और जमानत भी है जो रद्द हो सकती है। बिल्कुल, एक तरफ देखिए भरत, जमानत रद्द होने की बात सामने आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अभी अहम देखा जा रहा है कि जिन लोगों की इसमें संलिप्तता रही है, जिन लोगों ने फर्जी आधार कार्ड बनाए थे, उन पर भी जांच कर सकती है एजेंसियों की। निश्चित तौर पर अब सीमा सचिन मीना से लगातार यही पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से आपने ये आधार कार्ड बनाया है, इसके पीछे कौन कौन है, कहाँ से आपने ये जो फॉर्मेट होता है वो किसको दिया, किसने आपको आधार कार्ड बना के दिया, इसके लिए आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट उसको दिए। तमाम तरीकों से अब यही पूछताछ की जा रही है। तो जल्दी ही सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कई लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं जिन लोगों की इसमें संलिप्तता थी। शुक्रिया आपका भरत, अधिक जानकारी के लिए। तो ये आम खबर आपको बता दें, सीमा हैदर मामले पर विदेश मंत्रालय की नजर बनी हुई है और आपको बता दें कि मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं क्योंकि अब पूरे मामले में जांच हो रही है। पुलिस अफसरों से विदेश मंत्रालय से बात की गई है, पुलिस अफसरों ने विदेश मंत्रालय से बात की है।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आईएसआई एजेंट रईस, सलमान, अरमान एटीएस की कस्टडी में है। 8 दिन के लिए एटीएस की कस्टडी रिमांड में रहेंगे तीनों। और रईस को एटीएस ने 15 जुलाई को गिरफ्तार किया था। अरमान ने आईएसआई के हैंडलर्स से कराया था। रईस का परिचय 2022 में पाकिस्तानी जासूस हुसैन से हुई थी। रईस की बात बबीना कैंट से सेना की गाड़ियों की तस्वीरें भेजी गई थी। तीनों से यूपी एटीएस तमाम सवालों से जवाब खंगालेगी। तीनों को आमने सामने बैठाकर एटीएस करेगी पूछताछ। मुंबई और गोंडा ले जाकर तीनों से पूछताछ करेगी एटीएस। ये आम जानकारी आपको बता रहे हैं। और तीनों से पूछताछ करेगी एटीएस से खबर सामने आई है। बबीना कैंट से सेना की गाड़ियों की तस्वीरें भेजी गई थी। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बबीना कैंट से तीनों की तस्वीरें भेजे जाने की बात सामने आई थी। भरत सेठी हमारे साथ पे लगातार बने हुए। भरत, इन लोगों को यूपी एटीएस ने फिलहाल रिमांड पर लिया हुआ है। बताया जा रहा है कि पूछताछ में कई चीजें सामने आ सकती हैं। भरत, बिल्कुल आपको बता दें कि 15 जुलाई को जब बिल्कुल 15 जुलाई को रईस की जब गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद रईस के दो नाम सामने, उसके गिरफ्तारी के बाद पूछताछ पर 2 नाम सामने आए थे, एक सलमान का और एक अरमान का, जिसको यूपी एटीएस ने मुंबई से उठाया और उसकी पूछताछ की। कल अभी 8 दिन की कस्टडी में रिमांड में लिया गया है। तमाम तीनों से पूछताछ की जाएगी। किन किन लोगों से इसने जो रईस से मुलाकात करवाई, क्योंकि ये बातें जो सामने आ रही है, सलमान और अरमान ने ही तो मुलाकात करवाई, बात करवाई थी। ये पाकिस्तान में रहने वाला आईएसआई एजेंट से, जो आईएसआई के जो जासूस थे रईस की, तो रईस ने उनसे क्या क्या उनको शेयर किया बबीना में, जिस तरीके से आर्मी की जो डिटेल्स है वो फॉरवर्ड की गई। उसको लेकर आप ये तीनों लोगों को, जो अरमान की बात करें, सलमान की बात करें या रईस की बात करें, इन तीनों लोगों को साथ बैठाकर यूपी एटीएस पूछताछ करेगी। तमाम जो एंगल है उनसे पूछताछ की जाएगी। और मुंबई और गोंडा भी यूपी एटीएस इन तीनों को ले जा सकती है, जहां पर पूछताछ कौन कौन वहां पे क्या क्या करते थे, किन किन लोगों को, क्योंकि ये बातें जो सामने आ रही हैं, लोगों के माइंड वॉश है। ये जो रईस माइंड वॉश करता था, रईस का भी जो माइंड वॉश है वो किया गया था। और रईस ने किन किन लोगों को यहाँ पर साथ जोड़ा, कौन कौन उनके टच में है। तो एक बात और सामने आई थी कि रईस के एक अन्य साथी के जो नाम है, रईस ने यूपी एटीएस को बताया है जल्दी यूपी एटीएस की गिरफ्त में वो शख्स भी आ सकता है जो चौथा है, लेकिन अभी उसका जो नाम है वो उससे नहीं है। लेकिन लगातार यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि यूपी एटीएस जल्द ही और लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में कर सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका भरत, अधिक जानकारी के लिए। तो यह आम खबर आपको बता रहे थे, जहां पर और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। मुंबई और गोंडा जा रही है, बताया जा रहा है। लखनऊ से आम खबर, आईएसआई एजेंट रईस, सलमान, अरमान एटीएस के साथ 8 दिनों के लिए एटीएस की कस्टडी रिमांड पर रहेंगे तीनों। फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अहम खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच काम जानकारी लखनऊ से, यूपी में लागू होगा सीएम खेत सुरक्षा योजना। योजना का बजट 350 करोड़ रुपए किया गया है। फसल को पशुओं से बचाने की योजना है। सोलर फिशिंग में 12 वोल्ट का करंट होगा जनरेट और खेत में आने वाले पशुओं को लगेगा हल्का करंट। तो फसल को पशुओं से बचाने की योजना है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको बता दें। और सोलर फिशिंग में 12 वोल्ट का करंट जनरेट होगा, ये आम जानकारी आपको बता दें, जहां पर 12 वोल्ट का करंट जनरेट किए जाने की बात सामने आई है। और योजना का बजट 350 करोड़ किया गया है। तो 350 करोड़ बजट होगा और पशुओं से फसल को बचाने की योजना है। और हमारे साथ में चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा जी जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। उत्कर्ष जी, खेत में आने वाले पशुओं को अब हल्का करंट लगेगा, बताया जा रहा है कि इस सब को लेकर सीएम खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत हो रही है, क्या जानकारी है और आपके पास? असल में ये जो पूरा मामला है वो इसलिए तूल पकड़ गया क्योंकि काफी दिनों से ये देखा जा रहा था, बड़ी शिकायतें आ रही थी कि आवारा पशु जो थे वो खेत को काफी नुकसान पहुंचा रहे थे। और बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर कि ये जो गाय, सांड, इस तरह के जो जानवर थे वो खेतों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। और चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी प्रतिबंध लगा रखे हैं इस तरह के पशुओं की नीलामी, बिक्री आदि के ऊपर, तो आवारा पशुओं की तादाद बहुत बढ़ी थी और किसानों में बहुत ज्यादा रोष था। उसी को हल करने के लिए कि खेत की फसल ना खराब हो, इसलिए ये मुख्यमंत्री जी द्वारा ये योजना लागू की गई है, जिसके तहत किसानों को उनके खेतों की फेंसिंग के लिए कुछ अनुदान दिया जाएगा और वो सोलर संचालित होगा, जिससे कि ये उम्मीद की जा रही है कि अगर कोई आवारा पशु खेत के भीतर घुसता है
तो उसको तुरंत हल्का सा करंट लगेगा और वो खेत से दूर हो जाएगा। तो कोशिश ये है कि बहुत बड़ी संख्या में जो मात्रा में फसल बर्बाद होते हैं आवारा पशुओं की वजह से, और खास तौर पर उन इलाकों में जहां पर खुला मैदान भी कम है, पशुओं के चारागाह भी कम है, ऐसे में पशु खेतों में घुस जाते थे। तो उससे राहत मिलेगी और अनाज की सुरक्षा और किसान की सुरक्षा के लिए ये एक बड़ा कदम है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राहत अगर मिलती है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि उत्कर्ष हमने देखा है कि आवारा पशुओं ने किसानों की पूरी फसल भी तबाह की है। कई जगहों पर किसान इसके चलते आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन जब सीएम खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत होगी तो ऐसे में किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है। निश्चित तौर पर, और खास तौर पे देखिए बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां नील गायों का आतंक बहुत ज्यादा रहा है। बिल्कुल। और नील गाय एक ऐसा जानवर है जो जब खेतों में झुंड में आते हैं वो, और थोड़ी देर में पूरी खड़ी फसल को तहस नहस कर जाते हैं। इसके अलावा जब से पशु बाजारों के ऊपर नियंत्रण हुआ है, जब से जो है गोवंश की सुरक्षा का कानून आया है, उसके बाद से बहुत बड़ी मात्रा में बैल और सांड इस तरह से निकल जा रहे हैं, और उनका जब अटैक होता है खेतों पर तो किसान के पास कोई रास्ता नहीं होता है उससे सुरक्षा करने का। तो ऐसे में अगर इस तरह की कोई योजना आती है जहां पर के किसानों को सब्सिडाइज किया जाता है सोलर फेंसिंग के लिए, और उसमें पशुओं को भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, एक हल्का सा करंट लगेगा वो वहां से दूर हो जाएंगे, तो खेतों में निश्चित तौर पर अनाज की सुरक्षा के लिए ये लाभकारी होगी योजना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका उत्कर्ष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो देखिए, योजना का बजट 350 करोड़ तक रखा गया है और अगर ये लागू हो जाती है तो ऐसे में किसानों के लिए ये बड़ी फायदेमंद योजना होगी। सोलर फिक्सिंग में देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट का करंट लगेगा और खेत में आने वाले पशुओं को हल्का करंट लगेगा ताकि सुरक्षा किसानों की फसलों की हो सके। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर किसानों की फसलों की सुरक्षा को लेकर ये आम कदम उठाए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। वाराणसी से खबर है ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। ज्ञानवापी मामले में आज जिला जज सुनाएंगे फैसला। परिसर के संपूर्ण सर्वे को लेकर कोर्ट फैसला सुनाएगा। परिसर के एएसआई सर्वे की मांग को लेकर आएगा फैसला। परिसर में हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी मिली थी आकृति और संपूर्ण सर्वे को लेकर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहाँ पर सर्वे को लेकर कोर्ट सुनाएगा फैसला। परिसर के एएसआई सर्वे की मांग को लेकर फैसला सामने आएगा। यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में आज जिला जज अपना फैसला सुनाएंगे। तो ज्ञानवापी मामले में आज जिला जज सुनाएंगे फैसला। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस पूरे मामले में आज जिला जज फैसला सुनाएंगे और विक्की डे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विक्की, आज पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाया जा सकता है, क्या जानकारी है आपके पास? पूरी एएसआई सर्वे की मांग को लेकर ये फैसला आने वाला है? गरिमा, आपको बता दें कि वाराणसी की बहुचर्चित मामला इस समय जो ज्ञानवापी परिसर श्रृंगार गौरी मामले की आज सुनवाई होनी है। क्योंकि आपको बता दें बीते 14 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, दोनों पक्ष द्वारा जो बहस किए गए थे, उसके बाद जिला जज ने मामले को सुरक्षित रखते हुए आज की तारीख 21 जुलाई तय की थी और आज ही आदेश हिंदू पक्ष सर्वे कराने की लगातार मांग कर रही है। उसके बाद दूसरी तरफ बात करें हिंदू पक्ष की, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अगर सर्वे होता है तो बहुत बड़ी इससे क्षति पहुंचेगी। ये सर्वे कराने की रोक लगा रहे, लगातार वो कह रहे कि सर्वे ना कराया जाए, क्योंकि सर्वे अगर होता है तो हमारा जो वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिसके बाद हिंदू पक्ष लगातार इसकी मांग कर रहा है कि कार्बन डेटिंग इसकी कराई जाए, जिसको लेकर आज दोपहर 2 बजे जिला जज अदालत द्वारा फैसला आना संभव है। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा फैसला माना जा रहा है क्योंकि एएसआई सर्वे अगर होता है तो ऐसे में कई सारी चीजें सामने आ सकती है। इस फैसले पर भी लोगों की नजर लगातार बनी हुई है। जी बिल्कुल, दोनों पक्ष की नजर इस पर बनी हुई है। आज दोपहर 2 बजे के बाद जो फैसला आएगा उसके बाद साफ हो जाएगा कि क्या आदेश आता है। जो सील किया हुआ वजूखाना है उसको छोड़ के संपूर्ण परिसर का सर्वे होने की जो मांग है उस पर आज आदेश आना है। आपको बता दें कि पश्चिमी हिंदू पक्ष के वकील जो है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने कहा था जब सर्वे होगी तो इसकी सत्यता बाहर आएगी कि जहाँ एक तरफ हिंदू पक्ष इसको शिवलिंग बता रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष इसको फुआरा बता रहा है। तो इसके सर्वे होने के बाद इसकी सत्यता सामने आ सकती है कि क्या इसकी सत्यता
कहता क्या है, ये शिवलिंग है या फुहारा है। और वहीं पश्चिमी दीवार की बात करें, जब कमीशन के दौरान जो कुछ मूर्ति के आकार मिले थे, जो चिन्ह मिले थे, कमल और स्वास्तिक और त्रिशूल के जो निशान मिले थे, विष्णु शंकर जैन का कहना है कि वो अपने आप में दर्शाता है कि यहाँ पे पहले मंदिर था जिसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई। तो सर्वे होना अति आवश्यक है, सर्वे होने के बाद ही इसकी सत्यता बाहर आएगी। तो कह सकते हैं आज दोपहर 2 बजे तक हमको रुकना होगा, 2 बजे के बाद संभव है कि आदेश आ जाए सर्वे कराने के लिए। शुक्रिया आपका विक्की, अधिक जानकारी के लिए। तो ये आम खबर जहां पर फैसला सामने आ सकता है और बेहद अहम ये फैसला माना जा रहा है। आम खबर आपको बता दें, पार्टी आपको बता दें कि परिसर के एसआई सर्वे की मांग को लेकर फैसला सामने आएगा। तो एसआई सर्वे की मांग को लेकर सामने आएगा फैसला। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ी यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ज्ञानवापी मामले में आज जिला जज अपना फैसला सुनाएंगे। तो इस पूरे मामले में आज जिला जज अपना फैसला सुना सकते हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। परिसर के संपूर्ण सर्वे को लेकर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो परिसर के संपूर्ण सर्वे को लेकर कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला और परिसर के एसआई सर्वे की मांग को लेकर फैसला सामने आएगा। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर भूजल सप्ताह समारोह के समापन के मौके पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे और लखनऊ से ये तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। भूजल सप्ताह के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री दिनेश खटीक जी, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग से बलकार सिंह जी, विके उपाध्याय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश भर से आए हुए हमारे प्रगतिशील किसान, यहां पर उपस्थित श्री राम शरण वर्मा जी, जल योद्धा उमाशंकर पांडे जी और जल क्रांति के लिए प्रदेश भर में कार्य करने वाले सभी उपस्थित भाइयों बहनों, भूजल सप्ताह के आज के इस कार्यक्रम में जो एक साप्ताहिक कार्यक्रम है जो 16 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में आयोजित किया गया है, आज हम एक दिन पहले इस कार्यक्रम को यहां पर औपचारिक समापन कर रहे हैं, लेकिन कल प्रदेश के बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ इसकी औपचारिक समापन होगा। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि जल है तो कल है, और भारतीय मनीषा हमेशा से इस बात को मानती रही है कि जल ही जीवन है। जल के बगैर जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती, और जीवन इसलिए है जो आज है, जब वह बने रहेगा तो वह हमारे कल को भी सुधार लेगा। और इसलिए जल को हमने जीवन के पर्याय के रूप में मान करके ये केवल मनुष्य के लिए नहीं, जीव सृष्टि के लिए नहीं, जंतु सृष्टि के लिए भी जल आवश्यक है। सृष्टि की भू पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए जल आवश्यक है, और उस पर जागरूकता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में
यह कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। जिस जल की इतनी उपयोगिता है, जिसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसके प्रति भी हम कितने लापरवाह हैं, यह वे आंकड़े बताते हैं। जो भूगर्भीय जल के निरंतर गिरते हुए स्तर और जहां पे हमारे सामने सरफेस वाटर है भी, नदियां, नाले या तालाब, इन सब को जिस रूप में गंदगी की ढेर में बदल करके या प्रदूषित करने का कार्य हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, ये सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक एक बूंद जल का, बरसात का कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमने कभी इसके बारे में ईमानदारी से ध्यान दिया होता तो इतनी खराब स्थिति नहीं पैदा होती। आज के दिन पे आप कहीं जाइए, कोई ऐसी नदी जो किसी अच्छे पहाड़ से निकल करके स्वतःस्फूर्त भाव के साथ बह रही है और उसके ऊपर कहीं कोई नदी पहाड़ से निकलने के बाद कोई गांव, कोई कस्बा, कोई औद्योगिक क्षेत्र अगर उसके आसपास नहीं है तो आप उसके जल को देखिए। थोड़ा नवंबर, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक देखिए, कितना साफ पानी रहता है, एकदम शुद्ध जल होता है। मछलियां और तमाम जलीय जीव उसमें तैरते हैं। कोई भी जीव जंतु आकर के, कोई भी जीव जाकर के वहां जल ग्रहण कर सकता है। वो नदी या वो नाला कभी किसी को मना नहीं करती। और उसके चारों ओर आप उसकी ओर दोनों ओर देखिए ना, तटों पर कितने बड़े पैमाने पर स्वतःस्फूर्त भाव के साथ जंगल उगता है, झाड़ियां उगती हैं, उस जंगल का संरक्षण होता है। लेकिन जहां पर थोड़ी भी कोई बस्ती आ गई, कोई नगर आ गया, कोई औद्योगिक क्षेत्र आ गया, उसके बाद उस नदी की क्या स्थिति होती है? जल एकदम काला हो जाता है। गर्मियों में मार्च के बाद से लेकर जून तक पूरा जल बदबू करने लगता है। जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं और कोई जीव, कोई पालतू जानवर उस जल को पीता है तो बीमार होता है, मर जाता है। और जंगली जीवों की भी ये स्थिति होती है। ऐसे ही हमारी आवश्यकता की 80 से 90% आपूर्ति भूगर्भीय जल से होती है। भूगर्भीय जल का जलस्तर भी लगातार गिरता जा रहा है। क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल विकास खंडों की और जनपदों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन सब से बचने के लिए अनेक उपाय किए गए। जल की हम आवश्यकता के अनुरूप ही खपत करें। वन ड्रॉप मोर क्रॉप का यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी का वही अभियान है। जल की कीमत को हम समझें। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था उसी क्रम का एक हिस्सा है। चेक डैम का निर्माण करके हम जल, नदियों के या नालों के जल के प्रवाह को रोक करके फिर जल छोड़ते हुए जाएं, उसी क्रम का हिस्सा है। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर जनपद में, हर नगर में एक अमृत सरोवर की रचना हो और अमृत सरोवर में जल का संरक्षण होने के साथ साथ अनेक कार्यक्रम चले। ये सभी उसी अभियान का हिस्सा है। आपने देखा होगा, ये आज की आवश्यकता है। अगर हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है, जीव सृष्टि को सुरक्षित रखना है और जंतु सृष्टि को, जीव और जंतु की सृष्टि को वास्तव में सुरक्षित रखना है अपनी धरती।
तो भूजल सप्ताह समापन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री की ओर से अहम बातें कही जा रही थी, आपने सुना। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से अहम खबर आपको बताते हैं, जहां पर आजाद समाज पार्टी का जंतर मंतर पर धरना होगा। चंद्रशेखर पर हुए हमले और सुरक्षा को लेकर धरने की बात सामने आई है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी प्रदर्शन में शामिल होंगे। जंतर मंतर पर आजाद समाज पार्टी का होगा प्रदर्शन। जयंत चौधरी की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई है। तो जयंत चौधरी की तरफ से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी प्रदर्शन में होंगे शामिल। आम जानकारी आपको बता दें। और जंतर मंतर पर प्रदर्शन, चंद्रशेखर पर हुए हमले, सुरक्षा को लेकर होगा धरना। तो जंतर मंतर पर आजाद समाज पार्टी का धरना प्रदर्शन होगा। जयंत चौधरी की तरफ से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर जयंत चौधरी की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई है। और दिल्ली से खबर, आजाद समाज पार्टी की ओर से धरना होगा और चंद्रशेखर पर हुए हमले और सुरक्षा को ध्यान में को देखते हुए यहाँ पर धरना होगा। जयंत चौधरी की तरफ से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से आपको बताते हैं, जहां पर विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ेंगी। एक शस्त्र लाइसेंस पर कई असलहे खरीदने का मामला। अब्बास अंसारी पर 1 अगस्त को आरोप तय होंगे। आरोपों से मुक्त करने की अब्बास की अर्जी को खारिज किया गया है। एमपीएमएलए कोर्ट में 1 अगस्त को आरोप होंगे तय। अब्बास पर महानगर थाने में दर्ज हुआ था मामला। यह आम जानकारी आपको बता रहे हैं। अब्बास अंसारी पर 1 अगस्त को तय होंगे आरोप और आरोपों से मुक्त करने की अब्बास की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अब्बास अंसारी पर 1 अगस्त को आरोप तय होंगे। तो अब्बास अंसारी पर 1 अगस्त को तय होंगे आरोप और आरोपों से मुक्त करने की अब्बास की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। और एमपीएमएलए कोर्ट में 1 अगस्त को आरोप होंगे तय। तो एमपीएमएलए कोर्ट में 1 अगस्त को आरोप तय होंगे और अब्बास पर महानगर थाने में दर्ज हुआ था मामला। तो अब्बास पर महानगर थाने में मामला दर्ज हुआ था। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो विधायक अब्बास अंसारी की बढ़ेंगी मुश्किलें। एक शस्त्र लाइसेंस पर कई असलहे खरीदने का ये पूरा मामला है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मेरठ के दौरे पर आज प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह सर्किट हाउस पहुंचेंगे। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। तो सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ होगी बैठक और सर्किट हाउस पहुंचेंगे प्रभारी मंत्री। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, यहाँ पर प्रभारी मंत्री के सर्किट हाउस पहुंचने की बात सामने आई है। और जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों के साथ होगी बैठक और सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होने की बात और जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 1 बजे प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह प्रेस वार्ता करेंगे। तो 1 बजे प्रेस वार्ता की बात सामने आई है। मेरठ दौरे पर आज प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह। फिलहाल ये आम खबर, सर्किट हाउस पहुंचेंगे प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह। ये आम जानकारी आपको हम बता दें। सर्किट हाउस पहुंचेंगे आज प्रभारी मंत्री और सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। ये आम खबर आपको हम बता दें। जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें। अधिकारियों के साथ बैठक होने की बात कही गई है। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक होगी। अगली खबर इटावा से है, जहां पर सिलेंडर लीक होने से घर में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। गैस चूल्हे पर लड्डू बनाते समय हादसा हो गया। बचाव में महिला के हाथ झुलसे हैं। घटना आपको बता दें कि पर काबू पाया गया है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। शहर के मोहल्ला घटिया अजमत अली की है। तो बचाव में महिला के हाथ झुलसे हैं, यह आम खबर आपको हम बता दें। और गैस चूल्हे पर लड्डू बनाते समय यह हादसा हो गया। तो गैस चूल्हे पर लड्डू बनाते समय यह हादसा हुआ है और बचाव में महिला के हाथ झुलसे हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। बचाव में महिला के हाथ झुलसे
दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। तो दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है, यह आम जानकारी शहर के मोहल्ला घटिया अजमत अली की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो शहर के मोहल्ला घटिया अजमत अली की यह पूरी घटना है। टावा से खबर, सिलेंडर लीक होने से घर में आग लग गई। तो सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग लगने से अफरा तफरी मची हुई है। तो आग लगने से अफरा तफरी मची हुई है और गैस चूल्हे पर लड्डू बनाते समय हुआ हादसा। तो गैस चूल्हे पर लड्डू बनाते समय हादसा हुआ। बचाव में महिला के हाथ झुलसे हुए हैं। गैस चूल्हे पर लड्डू बनाते समय हुआ हादसा, यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बचाव में महिला के हाथ झुलसे, तो बचाव में महिला के हाथ झुलसे हैं, यह आम खबर आपको हम बता दें। और दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तो दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। और अगली खबर एटा से आपको हम बताते हैं, जहां पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से बड़ा हादसा। समर मालिक ने फसल में दौड़ाया करंट। फसल पे 440 वोल्ट का करंट दौड़ाया गया। करंट की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। परिजनों ने पुलिस को तहरीर दे दी है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस निधौली कला थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जाता है। 440 वोल्ट का करंट दौड़ा फसल में, यह आम खबर आपको बता दें। और करंट की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई है। तो करंट की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई, यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, यह आम जानकारी आपको हम बता दें। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। निधौली कला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अगली खबर है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से, जहां पर रपटे में आई बाढ़ से बही शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा साक्षी सनोटिया का पता नहीं चला है। SDERF और होमगार्ड के प्रशिक्षित जवानों की टीम सघन रूप से तलाश में जुटी हुई है। एक सप्ताह की तलाश के बाद भी कोई पता नहीं चल पाया। लगातार लंबे समय तक रोजाना मिट्टी और पानी में रहने से जवान के पैरों की त्वचा खराब हो रही है। इसके बावजूद भी जवान मुस्तैदी से अपनी जान जोखिम में डालकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए तलाश करने में लगे हुए हैं, लेकिन टीम को अभी तक सफलता नहीं मिली। वहीं साक्षी के परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। एक बिटिया साक्षी जो 12वीं क्लास में शिक्षारत थी, जो ग्राम सरगापुर से बही है बनगंगा नदी में, और इसकी सर्चिंग पूरी लगातार कर रहे हैं। और पूरी नदी के अंदर से, नदी के बाहर से, चारों तरफ से हम उसकी सर्चिंग कर रहे हैं। SDRF और होमगार्ड की टीम, संयुक्त टीम बिल्कुल सर्चिंग में लगी हुई है। और वरिष्ठ अधिकारियों का जैसा मार्गदर्शन मिल रहा है उसके आधार पर हम लोग पूरी सर्चिंग में लगे हुए हैं, मगर अभी तक साक्षी का कोई सुराग पता नहीं लग पाया है। फिर भी हमारी प्रयास ये रहेगी कि अभी हमने थाना बंडोल तक सर्चिंग करे हैं, अब थाना बंडोल से हम छपारा तक की सर्चिंग करेंगे। और आज इस प्रकार की कोई सफलता मिलती है तो हम वरिष्ठ अधिकारी और जिला प्रशासन को इसकी सूचना तत्काल देंगे। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर सामने आई है पंजाब से, जहां पर आपको बता दें कि मोगा में महिला की हालत बदतर हो गई है। खबर मोगा से है, जहां पर मौजूदा पंजाब सरकार की नशा मुक्ति योजना की पोल खोलती है सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर खुद बयां कर रही है कि मोहल्ले वालों ने बताया कि ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी इस एरिया में बहुत से नौजवान और लड़कियां ऐसी हालत में देखे गए। वहीं उन्होंने प्रशासन से इसके लिए गुहार लगाई है कि युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से बाहर निकाला जाए। मोगा के SSP ने वीडियो के बारे में बताया कि वायरल वीडियो बहुन्ना चौक की है और हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं। बेनती करते हैं सरकार सामने, प्रशासन सामने बेनती कर रहे हैं भी अज का जो बच्चा, मेरे बच्चे का कुछ नहीं पता भविष्य की बनूगा। +2 पास बच्चा ITI कर रहा,
ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣੇ ਨਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। एक लेडी शायद कुछ इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ उन्होंने दारू पिए हुए हैं जहाँ कोई नशा कंज्यूम किया है, बट लोकल कुछ लीडर्स ਵੱਲੋਂ एम्बुलेंस ਨੂੰ बुलाया गया है और उन्होंने इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजने के लिए ट्राई किया, बट उन्होंने एम्बुलेंस से चढ़िया नहीं, वो उतों चले गए ने। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ में वर्कआउट करना शुरू कर ਦਿੱਤਾ है ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ट्रेस कर लिया है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और उन्होंने सेफ्टी वास्ते मैं नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। और वो पीछे तो वो जीरा बिलोंग करते हैं, पिछले 3 साल से अपने मोगा ਦੇ ਵਿੱਚ रह रहे हैं। अंबाला कांग्रेस कमेटी की ओर से हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अंबाला कैंट एसडीएम के माध्यम से मांग पत्र सौंपा गया है। इस मौके पर अंबाला कैंट कांग्रेस कमेटी के नेता मौजूद रहीं और उन्होंने मांग पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। वहीं अंबाला कैंट एसडीएम ने कहा कि आज हमारे पास 2 ज्ञापन आए हैं और हम उनको मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे। अंबाला कैंट एसडीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हमारे पास 2 ज्ञापन आए हैं। एक कांग्रेस द्वारा आया है जिसमें उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा देने की बात कही और एक जैन समाज के द्वारा आया है, उनके गुरु की हत्या हुई है जिसमें उनके एक गुरु की हत्या हुई, हम मुख्यमंत्री तक उसे पहुंचा देंगे। हमारे पास 2 ज्ञापन आए हैं, एक ये कांग्रेस की तरफ से आया है जिनके मुद्दे ऊपर हम पहुंचा देंगे, बाढ़ से जो बाढ़ राहत के बारे में उनके मुद्दे थे, और दूसरा जैन समाज का आया है, उनके एक जैन गुरु की हत्या हुई है, तो वो ज्ञापन भी हम ऊपर पहुंचा देंगे। ये आपने पीछे देखा 10 दिनों में अंबाला कैंट में भारी तबाही बाढ़ की वजह से हुई है। आज जिला कांग्रेस कमेटी अंबाला की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया है जिसमें जो व्यापारियों के लिए अगर बात करें कि दुकानों में और इंडस्ट्रीज़ में जितना भी पानी ने तबाही मचाई है, उसमें हमारी मांग ये है कि एक तो जीएसटी मुक्त किया जाए सरकार की तरफ से व्यापारियों को, और जो भी नुकसान घरों में, दुकानों में, फैक्ट्रीज़ में हुआ है उसको देखते हुए राहत दी जाए, क्योंकि अंबाला में सबसे ज़्यादा पानी, क्योंकि जो भी टांगरी और जो आसपास की नदियाँ लगती हैं उसमें भारी तबाही मचाई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। अब से थोड़ी ही देर में हमारा खास कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, मुद्दे की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।